हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बजट के बारे में देखा था। तो आई होप आपने बजट सही से पढ़ लिया होगा लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो बजट में कुछ एक दो टॉपिक्स रह जाते हैं मिसलेनियस, तो वो मैं समझा देता हूँ। ठीक, उसके बाद फिर आप बजट स्पीच भी एक बार पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स का है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो उसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो। उससे भी ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक सर्वे है, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है और कितने फंड्स होते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो, बजट में दो प्रकार के खर्चे होते हैं। ठीक है, एक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड से निकलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, संवैधानिक निधि जिसको कहते हैं, उस पे चार्ज किया जाता है। और दूसरा जो संवैधानिक निधि से मेड किया जाता है, यानी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए अभी से मैं सीएफआई यूज करूंगा, तो जब मैं सीएफआई बोलूं तो आप ध्यान रखना कि मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, एक और होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, लेकिन उसको नहीं रेफर कर रहा हूँ, मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही रेफर कर रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना आप इससे। ठीक है, तो बजट में दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है, एक जो सीएफआई पर चार्ज किया जाता है और एक जो सीएफआई से मेड किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको हिंदी में अनिवार्य व्यय कहते हैं, अनिवार्य व्यय, सॉरी। ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो संसद के द्वारा वोटिंग के लिए नहीं आता है, सिर्फ उस पर डिस्कशन होता है, सिर्फ चर्चा हो सकती है उस पर, डिबेट, और लेकिन कोई भी वोटिंग के प्रोसेस में नहीं जाएगा उसमें, उस केस में। ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो लोकसभा में बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। ठीक, चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे आते हैं। ठीक है, तो देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चे जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी हो गया, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सैलरी हो गई, लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का सैलरी हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी हो गया, उनके पेंशन हो गए, उनके अलाउंसेस हो गए। ठीक, फिर हाई कोर्ट के जजेस के पेंशन पेंशन हो गए। और किसी भी रिटायर्ड जो हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी पेंशन जो है इसी फंड से आती है। फिर कैट का सैलरी हो गया, उसका अलाउंसेस और पेंशन हो गए। ठीक, यूपीएससी के चेयरमैन और उसके यूपीएससी के मेंबर्स का सैलरी और अलाउंसेस हो गए। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन का भी जो सैलरी होता है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर पे आता है, ये याद रखना। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और कैग के ऑफिस और यूपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, उसका भी पैसा वो भी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से। ठीक, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो डेट्स होते हैं, मतलब कर्ज जो होते हैं, उन कर्ज का जो ब्याज चुकाने से संबंधित खर्च होता है, वो भी सीएफआई से ही आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया जुर्माना या मुआवजा, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पर कोई जुर्माना अगर लगता है, तो उसका भुगतान भी सीएफआई से ही होता है। ठीक है, जिसपे कोई डिस्कशन, कोई वोटिंग नहीं होती है, डिबेट बस हो सकता है। ठीक, और पार्लियामेंट के और कोई जो अगर कोई खर्चा वगैरह हुए, ठीक है, जैसे कोई स्पेशल मामला हुआ, तो उसके रिगार्डिंग जो खर्चे होते हैं वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर ही पार्लियामेंट उसको घोषित कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया चार्ज एक्सपेंडिचर। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक पोर्शन रह गया, बजट एक पोर्शन हो गया, कवर हो गया कोई बजट का। फिर अगला पोर्शन आता है फंड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कितने तरह के फंड्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन तरह के फंड्स का प्रोविजन किया हुआ है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर थ्री काइंड्स ऑफ फंड। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्ट भी ऐसे सवाल आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो पार्लियामेंट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है इसके बारे में। ठीक है, और डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड है, वो आर्टिकल भी याद रख लो आप। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 266 में कवर होता है। पब्लिक अकाउंट्स जो होता है वो भी आर्टिकल 266 में कवर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो आर्टिकल 267 में कवर्ड होता है। अब ये फंड्स तीनों क्या क्या हैं, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को संवैधानिक निधि कहते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फिर जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, इसको लोक लेखा कहते हैं। ठीक है,
और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसको निधि आपातकालीन निधि कहते हैं, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, संवैधानिक निधि, ये सरकार का मेन खजाना होता है, ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा और मेन फंड होता है। इसमें सरकार द्वारा जितनी भी कलेक्टेड रेवेन्यू होंगी और जितनी भी रिसिप्ट होंगी, वो सारी इसी सरकारी खर्चे, और जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं वो सब इसी फंड से किए जाते हैं, ठीक। और इनमें कौन कौन से पैसे आते हैं, ये एक बार ध्यान रखना, और इसको आप मेमोराइज करोगे, इसको लिखोगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला है, सरकार द्वारा जितने भी रिसिप्ट्स हुए, जैसे टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटी हुई, एक्साइज ड्यूटी हुई, इनकम टैक्स हुआ, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्टली जाता है, ठीक। फिर सरकार द्वारा लिए गए डेट जो होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, बिल बॉन्ड, लोन्स वगैरह, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सीधे डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ यहाँ से पैसे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, याद रखना है आपको। फिर सरकार के वापस मिले हुए ऋण की रकम, मतलब सरकार अगर कोई डेट देती है तो उसको वापस अगर पैसा मिलता है, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा, सीएफआई में ही जाएगा, ठीक है। और इनमें से जो पैसे होते हैं वो खर्च कैसे होते हैं, तो इस फंड में किसी भी खर्च बिना संसद की मंजूरी के नहीं निकाला सकता। इस फंड का जितना भी पैसा होता है, अगर खर्च करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, इसमें संसद जो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, जब वो बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, तभी इसके बाद इससे पैसा निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, तो अगर क्या कहते हैं, जैसे अभी बजट हो रहा है, बजट का सेशन चल रहा है ना, तो जितने भी खर्च अभी जैसे डिफेंस पे जो खर्च हुआ होगा, ठीक है, और जो भी डेट पेमेंट रीपेमेंट का होगा, या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो सब इसी फंड से निकलेगा, ठीक। फिर आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको लोक लेखा निधि कहते हैं, ठीक। तो सरकार की जितनी भी अमानत होती है, वो सब इस फंड में, वो सभी पैसे जमा किए जाते हैं, जैसे जो सरकार को किसी और की तरफ से रख जो सरकार किसी और की तरफ से रखती है, और खुद न कि खुद के खर्चे के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो इसमें जैसे प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट के पैसे पैसे होते हैं। जैसे जुडिशियल डिपॉजिट, जैसे आप कोई कोर्ट केस लड़ने जाते हो, जैसे आपने कभी किसी के ऊपर अभी जैसे मानहानि का कर दिया, जैसे 1,000 करोड़ का कर दिया किसी ने मानहानि, तो उसके एवज में ऐसे नहीं 1,000 करोड़ का मुंह उठा के कर देते हैं, उसमें कुछ एवज में कुछ फीस देनी होती है कोर्ट को, कि भाई 1,000 करोड़ का नहीं, तो ऐसे तो राह चलते कोई भी करता चला जाएगा, एक सर्टेन परसेंटेज होता है 1,000 करोड़ का, जो आपको जमानत जमा करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी आप जाके उसको क्या कहते हैं, अ, आप उतने का जितने का भी आप मानहानि लगाओगे, जितने का भी आप चार्जेस लगाओगे कि भाई इतने का मैं नुकसान हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ता है, तो भाई जुडिशियल डिपॉजिट से ही, ठीक है। और 1,000 करोड़ से अभी लोग समझ गए होंगे, अभी जो मैटर चल रहा है काफी ज्यादा, जो स्टेट पीसेस दे रहे होंगे उनको आइडिया लग गया होगा मैं किस किस लिए 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्टल सेविंग्स की बात है, तो पोस्टल सेविंग्स के जो पैसे होते हैं वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं। फिर डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स जो होते हैं, वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं। तो ये ध्यान रखने कौन कौन से पैसे पब्लिक अकाउंट्स में आते हैं और कौन कौन से पैसे पब्लिक अकाउंट से निकल के खर्च होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे आराम से। अभी मैं बस लक्ष्मी जो लिखा हुआ है वहां पे वो समझा ही रहा हूँ आपको, ताकि जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और उस समय भी अगर नहीं क्लियर होती है तो वीडियो वापस खोल करके देख लेना आप, ठीक। और इनमें से पैसे खर्च कैसे होते हैं, तो ये सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनी होती है, जिसे सरकार केवल संचालन करती है। मतलब जैसे ट्रस्ट में होता है ना, कि ट्रस्ट का कोई ओनर नहीं होता, वो बस उसको देख रेख कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके कस्टोडियन होते हैं वो चीजों के। तो वैसे ही सरकार की भी एक ट्रस्ट बनी ही होती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे भी बिना संसद की अनुमति, इसे खर्च जो है वो संसद की अनुमति के, एक सेकंड, हाँ सॉरी, इससे भी जो खर्च है वो बिना संसद की अनुमति के भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी आमदनी नहीं होती है। सरकार की जैसे सरकार का एक रिसिप्ट होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो ये होती नहीं है, क्योंकि आम जनता का पैसा होता है। तो इसे संसद की अनुमति के बिना भी खर्च किया जा सकता है। जैसे ईपीएफओ में करोड़ रुपए जमा होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट में जो आते हैं, तो जब कर्मचारी से निकालते हैं तो भुगतान इसी से होता है, ठीक। जैसे आपका पैसा अगर ईपीएफओ में आया, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये सीधे पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा। और फिर जब मान लो अगर कोई
आपका मतलब कोई भी जो काम कर रहा होता है उसका पैसा अगर ईपीएफ कटता है उसका, तो वो सीधे ईपीएफओ में जमा होता है। और जब उसको पैसा निकालने की बारी आएगी, अगर वो पार्लियामेंट के अप्रूवल की बात रहेगी इसमें, तो फिर वो पैसा तुरंत निकाल ही नहीं पाएगा, फिर तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है, और वो बिना संसद की अनुमति के भी पैसा निकाला जा सकता है इससे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों इसको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसके बाद जो आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको आपातकालीन निधि कहते हैं। ठीक, इस फंड की जो स्थापना है वो 1950 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के एक्ट के अंतर्गत हुई थी। ठीक, और इसमें कौन कौन से पैसे आते हैं, तो इसमें जो है जो पार्लियामेंट है वो समय समय पे इसमें पैसा डालती रहती है। ठीक है, और सरकार के लिए कोई अन्य अनएक्सपेक्टेड आपातकालीन खर्चा आ जाए, इमरजेंसी खर्चा आ जाए, तो इसमें से पैसे वो निकाल लेते हैं। ठीक, और इसमें से जो पैसे खर्च होते हैं अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज रहती है कि ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है। और ठीक है, और इसको फाइनेंस सेक्रेटरी संभालते हैं। कौन संभालते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। और बिना कि संसद की मंजूरी के लिए इसीलिए इसको खर्च किया सकता है। लेकिन बाद में संसद की मंजूरी इसको लेना अनिवार्य होता है इसके लिए। ठीक है, जैसे मान लो अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपदा आ गई। ठीक है, कोई आपातकालीन प्रॉब्लम समय आ गया, जैसे ऐसे समझो जब सुनामी आई थी। ठीक है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। जो कोविड आया तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन था। ठीक है, ऐसे ही कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय पैसे चाहिए होते हैं। तो उस समय अगर सरकार बैठेगी, पार्लियामेंट बुलाएगी पैसा निकालने के लिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन से ये पैसा यहाँ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है। ठीक है, और फिर जब काम हो जाता है, और जैसे कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी पे काबू पा लिया जाता है, तो फिर बाद में इसे पार्लियामेंट में पास करा लिया। ठीक है, तो ये होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 27 में कवर्ड है। ठीक, उसके बाद फिर ये आपके फंड्स कवर हो गए जी। यहाँ पे आपका जो है बजट कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, जो पॉलिटी एस्पेक्ट है बजट का। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बजट का उसको हम बाद में करेंगे। जो इकोनॉमी आपको पढ़ाएंगे वो आपको बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे से अब फिर पार्लियामेंट में अब आगे मूव करते हैं। मल्टी फंक्शन रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो काफी ज्यादा नहीं मतलब हाँ ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अभी इसमें क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कुछ तो यूपीएससी ने पूछा है, कुछ तो उसका पूछना बहुत ज्यादा से बचा भी हुआ है। तो इसमें चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस टॉपिक से ज्यादा पूछ चुका है उससे क्या ही पूछेगा। जो एस्पेक्ट बचा हुआ है वो यही एस्पेक्ट है जिससे इसे पूछेगा। ठीक है, तो ये समझना आप लोग ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठो, और मैं एक एक वो बताते चला जाऊंगा आपको। लेजिस्लेटिव पावर्स बताऊंगा, उसके फंक्शन और फंक्शंस बताऊंगा, और इसके बारे में डिटेल में मुंह से ही बोलूंगा। इसमें स्लाइड नहीं मैंने बनाई हुई है, क्योंकि सब चीजें आपको स्लाइड में मिल जा रही हैं, आप लोग खुद एफर्ट नहीं करोगे फिर। ठीक है, वो एफर्ट आप खुद करो, इसलिए मैंने सिर्फ स्पून फीडिंग ना हो आपकी। ठीक है, इसलिए मैंने बस ये स्लाइड इस फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, पावर्स एंड फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, और इसको डिटेली मैं मुंह से ही बताऊंगा। ठीक, तो आई होप आप लोग रेडी हो। नहीं रेडी हो तो मैं 2-3 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, आप लोग पॉज करके कॉपी पेन पेंसिल ले लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो, आप सबको पता ही होगा कि ये पॉलिटी का एक सेंट्रल प्लेयर है, जो लॉ मेकिंग, गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब जो है पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है उनके रोल्स को। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ उसके लॉ मेकिंग के पावर्स एंड फंक्शन। एग्जीक्यूटिव जो हुआ वो गवर्नमेंटल कंट्रोल की बात हुई है। फाइनेंशियल मतलब बजट रिलेटेड, जो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अमेंडमेंट रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शन। फिर जुडिशियल यानी लीगल, पार्लियामेंट के पास कुछ लीगल पावर्स भी होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्टोरल पावर्स, इलेक्शन रिलेटेड पावर्स भी होती है पार्लियामेंट के पास, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के इलेक्शंस भी कराती है पार्लियामेंट। तो ठीक है, और कुछ मिसलेनियस पावर्स से लास्ट में उसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहली पावर की, लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन से। ठीक,
तो देखो, सबसे पहला जो है पार्लियामेंट का प्राइमरी काम है नए लॉज बनाना। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि नए कानून बनाना जो पूरे देश में लागू हों। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से जिसपे लॉज बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, फिर आता है स्टेट लिस्ट, फिर आता है कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। इस टॉपिक पे यूनियन लिस्ट जो होता है उस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो होता है नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में पार्लियामेंट भी बना सकती है, अगर स्टेट उसको रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को कि हाँ अब इस सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओ, ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आता है, उसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लेकिन अगर दोनों के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है, ठीक है। फिर जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के कब बना सकती है, तो वही मैंने बताया कि नॉर्मली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाना सिर्फ स्टेट्स का काम होता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। और ये स्पेशल कंडीशंस भी एक बार आप सुन लो। जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, जैसे आर्टिकल, क्योंकि राज्यसभा नॉर्मली स्टेट्स की काउंसिल होती है, तो अगर वो रेजोल्यूशन पास करे आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, तो ये जीएसटी जो लागू करने के लिए स्टेट्स की अप्रूवल ली गई थी, वो उस समय राज्यसभा के रेजोल्यूशन से ही पास हुआ था, ठीक है। फिर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 250 के अंतर्गत में इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का फुल पावर मिल जाता है, ठीक है। जैसे 1975 की इमरजेंसी के दौरान नए कानून पार्लियामेंट ने बिना स्टेट्स की परमिशन के बनाए थे, वो राज्यसभा की वजह से ही बना पाए थे वो उस समय, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए कॉमन लॉ बनाया जाए, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे इंटर वाटर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो कई स्टेट्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बनाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि भाई आप ऐसा, जैसे कावेरी डिस्प्यूट काफी ज्यादा है, ठीक है, और जैसे इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स कई कई ज्यादा हैं, उनके बारे में भी आप देखो। एक तो कावेरी का मैंने एग्जांपल दे दिया, और भी कई सारे स्टेट्स है जहाँ पे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, ठीक। तो वो भी आप एक बार देख लेना, एक करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है थोड़ा, ठीक है। और फिर एक और कंडीशन आती है, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज लागू करने हो, तो भी ये आर्टिकल 253 के तहत है कि अगर इंडिया को किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को फॉलो कराना हो, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है उस केस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट अगर कराना होता है पार्लियामेंट को, तो वो नए लॉज बनाती है, भले वो उन सब्जेक्ट्स पे कोई लॉ बना सकती है उस समय, जब भले वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो, ठीक। फिर अगला जब केस आता है, कब बना सकती है पार्लियामेंट, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ हो, ठीक है। तो उस केस में उस स्टेट के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक। जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर के केस में उस समय प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो उस समय पार्लियामेंट ही लॉ बना रही थी, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनेंसेस और पार्लियामेंट का रूल, बताता हूँ मैं आपको। ये ऑर्डिनेंस वाला जो टॉपिक है, इसको ये प्रेसिडेंट में भी है, तो ये प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस समय बताऊंगा मैं। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी टेम्परेरी लॉ को इशू कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस तभी वैलिड रहता है जब पार्लियामेंट के स्टार्ट होने से 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव कर दिया जाए। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है, तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। जैसे 2020 में फार्म लॉज ऑर्डिनेंस लाए गए थे, और जिसे लेटर पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, बट बाद में फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद इसे रिपील कर दिया गया, ठीक है। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट का स्केलेटन लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है, ठीक है। कई बार जैसे पार्लियामेंट है बेसिक फ्रेमवर्क का लॉ बना देती है, और डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बनाने को दे देती है। उसके जो डिटेल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो उसकी निटी ग्रिटीज जानते हैं, उसके छोटे मोटे चीजें को जानते हैं, ठीक है, उनको दे देती है कि आप बनाओ इस पे। तो इस प्रोसेस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोला जाता है, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब समझ गया ना, कि जब पार्लियामेंट सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क ऊपर ऊपर का लॉ बना देगी, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल्स होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये रूल्स और रेगुलेशन बाद में पार्लियामेंट के सामने एग्जामिन कर दिए जाते हैं कि सही बनाया है कि गलत बनाया है, कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐसा तो नहीं डाल दिया कि जो जनता के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जवाब तो एट द एंड आपके चुने हुए एमपीज को ही देना है जनता के सामने। तो फिर बाद में इसीलिए इसको स्क्रिप्ट नहीं हो जाती है।
ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल के तौर में जीएसटी लॉ में सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क दे दिए थे पार्लियामेंट वाले, ठीक है, बाकी जीएसटी के रेट्स और रूल्स गवर्नमेंट ने बनवाए, जो उस समय ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ऑफिसर्स जिस डिपार्टमेंट का होता है काम, उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इस चीज को देखते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स भी होल्ड करती है। तो ये देख लिया आपने, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये चीज कि अब ये स्टेट लिस्ट पे कब कब लॉ बन सकता है। सबसे पहला इसको आप लिख लो, मैं पॉइंट वाइज अभी बोल दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो अभी थोड़ी देर पहले दे दिया था। जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, तब स्टेट लिस्ट पे लॉ बन सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर जब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, जब दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, नॉर्मली इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के केस में होता है ये। फिर जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, ठीक है, और ऑर्डिनेंसेस ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंसेस जब चल रहे हो तो भी, ठीक है, तो ये चार पांच कंडीशंस होती हैं जब पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट पे। तो ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन। इसके बाद हम आएंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन क्या होता है? हाँ, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है सरकार यानी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और डिसीजन को पार्लियामेंट मॉनिटर करती है, और ये एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। कैसे कैसे? एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्कशन और मोशंस के थ्रू, मोशंस जो मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, कुछ उसमें जैसे पॉलिसी कट मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। सेंसर मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, वो भी एक कंट्रोल हुआ। ठीक है, और कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। वो क्या क्या है, ध्यान रखना। एक बार मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, लेकिन ये चीजें आप लिख लेना। एक तो क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। फिर जीरो आर होता है, इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बिना प्रायर नोटिस के डिस्कशन होता है। फिर एडजर्नमेंट मोशन होता है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। और देखो एक और चीज होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के, ठीक है, उनको कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाता है, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को याद रखना, दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल टू पास पार्लियामेंट एंड स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, अगर लोकसभा में का मेजोरिटी सपोर्ट लूज हो जाए तो पूरी सरकार को ही रिजाइन करना पड़ सकता है, इसीलिए वो स्पेसिफिकली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी उनका काम होता है तो लोकसभा में उनको उनकी जवाबदारी तय होती है। ठीक है, फिर इसमें जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मिनिस्टर्स की, हर मिनिस्टर की अपने मिनिस्ट्री के काम के लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर किसी मिनिस्टर पे करप्शन या इनएफिशिएंसी का इल्जाम लगे तो पीएम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर है कि लोकसभा कैसे नो कॉन्फिडेंस शो कर सकता है। देखो, प्रेसिडेंट के इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो नो कॉन्फिडेंस शो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो, प्रेसिडेंट के इनॉग्रल एड्रेस के दौरान अगर मोशन ऑफ थैंक्स को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो वो भी एक तरह से नो कॉन्फिडेंस शो करने का तरीका होता है। ठीक, दूसरा जो है मनी बिल को ही रिजेक्ट कर दे पार्लियामेंट। तीसरा सेंसर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन पास कर दे। ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट इशू पे सरकार को की हार करवा दे। ठीक है, फिर कट मोशन पास कर दे। कट मोशन में वो भी अगर पॉलिसी कट मोशन पास हो जाए, ठीक है, तो बजट में गवर्नमेंट की फंड ही कट जाएगी ना, क्योंकि पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है, पूरे पॉलिसी का पैसा 1 रुपए पे लिया, 1000 करोड़ का मैंने समझाया था। 1000 करोड़ का अगर कोई वो है पॉलिसी आई है, उसको घटा के 1 रुपए कर दिया, यानी पूरी पॉलिसी को ही रिजेक्ट कर दिया ना। तो वो पोर्शन अगर पास हो गया तो तब भी तो सरकार हार गई। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को शो करने के, नो कॉन्फिडेंस मोशन की लाने के बजाय। ठीक है, तो ये चार पांच तरीके होते हैं। तो ये भी चार पांच तरीके आप ध्यान रखना कि अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ रहा है तो पार्लियामेंट के पास और दूसरे रास्ते ये सब होते हैं। इनॉग्रल मोशन को ही रिजेक्ट कर दे, मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट का, उसको ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसको भी पास कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। फिर दूसरा, मनी बिल को ही रिजेक्ट कर दे। तीसरा, सेंसर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन को पास करवा दे। फिर उसके बाद फिर किसी इंपॉर्टेंट इशू पे सरकार को हरा दे।
तो उसके उसके बाद भी सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है अपने प्रति। नो कॉन्फिडेंस नहीं, सरकार को अपने लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। और जब विपक्ष कुछ ला रहा है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा, ठीक है। फिर या फिर कट मोशन पास करवा दे। तो ये सब तरीके होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगर नहीं लेकर के आ रहा है लोकसभा, उसके अलावा अगर सरकार को हराना है तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या फाइनेंशियल पावर है पार्लियामेंट के पास। तो फाइनेंशियल पावर्स में है, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के गवर्नमेंट न टैक्स लगा सकती है न पैसा खर्च कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रोल बजट अप्रूव करने का होता है, जो अभी बजट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। एनुअल बजट, ठीक। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट बजट पेश करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो तीन मेजर कमिटी सरकार के खर्चे के हिसाब रखती है। एक तो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक। फिर जो कैग रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और चेक करती है गवर्नमेंट का फंड मिसयूज तो नहीं हो रहा। फिर होती है एस्टिमेट्स कमेटी, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी चेक होती है। फिर होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज पीएसयूज की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी कमिटीज हैं, कमिटीज हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी कमिटीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कमिटीज होती है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप समझ जाओ ये सब, इसका बेसिक फंक्शन समझ जाओ, मोटा मोटी यही होता है इसमें, ठीक है। फिर मार्च रश क्या होता है, मार्च रश एक टर्म आता है। तो मार्च रश ये होता है कि बजट का फंड जो है एक साल तक के लिए वैलिड रहता है, जो हमने अपने जो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। अगर पूरा फंड यूज नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड में वापस चला जाता है वो पैसा। तो ताकि कि वो वापस ना जाए, तो उसके उसके लिए क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मार्च रश होता है, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स फंड जल्दी जल्दी खर्च करते हैं ताकि कि फंड्स लैप्स ना हो जाए, ठीक है। अगर 31 मार्च तक कोई, जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री को 5 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया किसी साल में। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उस पैसे को 5 लाख करोड़ में से अगर से मान लो 2.5 लाख करोड़ ही खर्च कर पाई और 2.5 लाख करोड़ नहीं खर्च कर पाई, तो अगर 31 मार्च तक वो 2.5 लाख करोड़ नहीं खर्च कर पाई, तो वो पूरा 2.5 लाख करोड़ वापस चला जाएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और फिर वापस को निकालने के लिए वही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सरकार को अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा। फिर जो पूरा 6 प्रोसेस होते हैं वो सब पूरा फिर से कराना पड़ेगा, तो सरकार के लिए भी हेडेक हो जाता है। फिर उसका फिर जो ऑफिशियल्स उसको नहीं खर्च कर पाए, फिर उनके लिए भी हेडेक हो जाता है वो, क्योंकि फिर वो तो उनको ऊपर से फिर सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार उस क्या करती है कि ये पैसा सारा चला ना जाए, तो वो जल्दी जल्दी खर्च करती है, तो उसी जल्दीबाजी को मार्च रश कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखोगे आप तो कि मार्च के एंड में जब मार्च होता है तो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट्स, प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन, ये सब काफी तेजी से हो जाता है। अभी भी आप अगर द हिंदू पढ़ते होगे तो देखोगे उसमें क्या कहते हैं, डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा तेज अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो वो यही होता है मार्च रश, कि भाई देखो नॉर्मली मार्च में बहुत ज्यादा चीजें खरीदी जाती है सरकार की तरफ से। तो यही होता है मार्च रश। तो ये होगी फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। जब ये तो मैं एक बार पढ़ाऊंगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, ठीक है। वो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं होती है। कुछ स्टेट्स, लेकिन ये है कि कुछ केसेस में स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में, ठीक है। जैसे तीन तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, सिंपल मेजोरिटी से अगर अमेंड हो जाती है, स्पेशल मेजोरिटी से जिसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो उसमें क्या कहते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी हुई। फिर एक स्पेशल मेजोरिटी से और स्टेट के अप्रूवल से, कुछ सेंसिटिव मैटर्स में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जीएसटी अमेंडमेंट था, उसके लिए पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए था, ठीक है। फिर ये जो है ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने बताया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी एक बार देख लेना कि कौन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नंदा भारती केस में कह दिया था कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती पार्लियामेंट, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है, आपको याद है तो वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा है उनको अगर नहीं याद है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी है उसमें। तो वो एक बार जाकर के आप देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, हो गई ये पूरी।
ठीक है, इसको भी। फिर आता है इसके बाद जुडिशियल पावर और फंक्शन पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के पास जुडिशियल काम भी, पार्लियामेंट जो है जुडिशियल काम भी करती है। कैसे? जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर देती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस हुआ, ठीक है, राज्यसभा उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास करती है। और या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हुआ, अगर जजेस करप्शन या मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है। या फिर प्रिविलेज केसेस हुए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केसेस, तो पार्लियामेंट जैसे अपने मेंबर्स के या आउटसाइडर्स को पनिश कर सकती है। यही पावर होती है उनके पास कि आउटसाइडर्स तक को पनिश कर सकते हैं अगर उन्होंने इसकी डिग्निटी हर्ट की हो। ठीक है, तो ये हो गई पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर्स। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, इतना ही है जुडिशियल पावर में, इससे ज्यादा है नहीं। मतलब जो आपके लिए जरूरी है, इससे ज्यादा आपको जानना अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पे इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर जुडिशियल पावर होगी, फिर आता है इलेक्टोरल पावर्स। ठीक है, इलेक्टोरल पावर्स क्या होते हैं? पार्लियामेंट जो है इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पार्लियामेंट इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी इसका हिस्सा, मतलब जो इलेक्शन होती है पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, स्पीकर की हुई, ठीक है, डिप्टी स्पीकर की हुई, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की हुई, चेयरमैन की तो नहीं होती इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, अ, तो लोकसभा और ये बात ध्यान रखना, आप चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अगर राज्यसभा का चेयरमैन है इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बंदा या बंदी, मतलब माननीय या कोई भी माननीय, अगर बंदा बंदी इज नॉट द राइट टर्म, सॉरी, अगर कोई माननीय राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। ठीक, फिर लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, ठीक, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, जिसमें राज्यसभा मेंबर सिलेक्ट करते हैं। ठीक, फिर दूसरे अदर इंपॉर्टेंट पावर्स जो और कुछ मिसलेनियस पावर है उसकी बात करते हैं। जैसे इमरजेंसी का अप्रूवल हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल 352 के अंतर्गत में स्टेट इमरजेंसी की बात हो गई, 356 प्रेसिडेंट रूल में। अभी तो अब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है पर एक समय था जब मैक्सिमम स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा करता था, 2005 10 इस सब, काफी प्रेसिडेंट रूल लगता था उस समय। जैसे बिहार में बहुत प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। फिर क्या कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा करता था। एक बार जब कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, मतलब ये बात है 1960 70s की, तब उसने क्या कहते हैं अचानक सारी सरकार हटा करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। फिर जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसने फिर क्या किया, 70s 80s की बात है, सॉरी, नहीं 60 70s की नहीं, 70 60s में भी होता था, 70s और 80s में, तीनों मतलब 30, ये 3 डिकेट्स में लगातार होता चला है, प्रेसिडेंट रूल बहुत कॉमन हो गया था। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो कभी आई नहीं अपने देश में और इसकी नौबत भी ना आए, भगवान करे कभी यूज ना हो ये पावर फाइनेंशियल इमरजेंसी की। पर एक बार ऐसी कगार पे आ गए थे हम लोग ने, लेकिन उसके बाद भी एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए थे। ठीक है, जिसमें हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी का काफी बड़ा योगदान था। उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पे देश को जाते जाते उसको उस मुंह से बाहर निकाल ले आए थे, मतलब अंदर जाने नहीं दिए थे, बच गए थे हम लोग। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी अप्रूवल, ये इंपॉर्टेंट पावर है पार्लियामेंट की। ठीक है, उसके बाद में फिर स्टेट बाउंड्रीज का नाम चेंज करना, जैसे न्यू स्टेट्स क्रिएट करना या उनके नेम्स चेंज करना, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जैसे पहले उड़ीसा था, ORISSA, अब ओडिशा हो गया। फिर पहले उत्तरांचल था, फिर अब उत्तराखंड हो गया। तो ये सब जो नाम चेंज होता है स्टेट का, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम होते हैं वो चेंज कौन करता है और वो कौन डिसाइड करती है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यूपी में जैसे इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो फिर ये सब नाम कौन चेंज करता है, ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, मतलब किसके पास ये पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, की पार्लियामेंट के पास, की होम मिनिस्ट्री के पास? ठीक है, ये बताओ। ठीक है, जैसे अभी एक और इसका है पावर कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बाइफरकेशन हुआ था तो वो भी पावर पार्लियामेंट के थ्रू ही हुई थी, 2014 में ही, बाय 2014 या 13 बाइफरकेशन हुआ था।
ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को मॉडिफाई करना, ठीक है, ये भी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास। ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन राज्यसभा का कंपैरिजन टू लोकसभा में क्या है। ठीक है, इसको मेनली तीन एंगल से हम देखेंगे। पहला एंगल देखेंगे जब जहां राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर है। ठीक है, दूसरा एंगल देखेंगे हम जब राज्यसभा की पावर लोकसभा से अनइक्वल में है, कम है थोड़ी, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली शब्द में समझो तो। और तीसरी एंगल ये रहेगी कि जब जहां देखेंगे जहां राज्यसभा की के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, वहां पे लोकसभा के पास से राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है, एक तरह से ऐसे समझो। तो पहला एंगल लेते हैं जहां राज्यसभा की पावर्स इक्विवेलेंट है लोकसभा के। ठीक है, तो देखो कुछ मामलों में जो है राज्यसभा और लोकसभा की ताकत और पोजीशन एक जैसी होती है। ये कुछ मामले मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, और ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी लक्ष्मीकांत में लिखी हुई। जो हैं ये मामले कुछ इस तरह हैं। जैसे पहला तो ऑर्डिनरी बिल्स के प्रस्ताव और मंजूरी में, मतलब उसको प्रेजेंट करने का फिर उसको पास कराने का, ये एक बराबर पावर है इस केस में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के प्रस्ताव और मंजूरी में। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल बिल्स जहाँ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खर्चे से जुड़े हों। ठीक, फिर राष्ट्रपति का चुनाव और उनका महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव और उनको हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवल प्रोसेस ऑफ ये इनके वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और कैग जैसे ऑफिशियल्स को रिमूवल के सुझाव देना। फिर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंसेस को मंजूरी देना। फिर तीनों प्रकार की इमरजेंसीज को अप्रूव करना। अभी एक इमरजेंसी, एक प्रकार की इमरजेंसी अभी न्यूज में भी है। ठीक है, वो उसका एक कमेंट में आप नाम बताओ कौन सी इमरजेंसी अभी न्यूज में है। एक स्टेट ऑफ इंडिया में, अभी एक इंडियन स्टेट में लगाई गई है। फिर इसके बाद में है फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के चयन में, मतलब मंत्री दोनों सदनों के हो सकते हैं, पर जिम्मेदारी मेनली लोकसभा के प्रति होती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में ही बताया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर, यानी मेन जिम्मेदारी उनकी लोकसभा के प्रति होती है। पार्लियामेंट के प्रति भी होती है लेकिन लोकसभा के प्रति ज्यादा होती है। तो अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज में आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एक स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, अगले स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और इसमें आपको और भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और इसमें से अगर आपको चुनना है तो आप चुनोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट उस केस में आप नहीं चुनोगे। ठीक है, ऑप्शन उसमें, अगर ऑप्शन में मान लो दोनों दिया हुआ है वन और टू एक साथ, तो फिर वन और टू चुन लेना। लेकिन अगर इन दोनों में भी आपको एक ही चुनना है तो आप लोकसभा वाला ही चुनोगे, पार्लियामेंट वाला नहीं चुनोगे। ठीक, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी जो है लोकसभा के प्रति ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू पार्लियामेंट। ठीक, उसके बाद में फिर आया कि एक और अगला जहाँ पे बराबर पावर होती है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स पर विचार करने में। जैसे कैग अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर यूपीएससी अपना रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट में। और जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है टाइम टू टाइम वो अपना रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती हैं, प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं उस पे वो रिपोर्ट को। तो उन रिपोर्ट्स पे विचार करना, ये भी इस केस में भी दोनों की पावर्स बराबर होती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी की पावर्स बढ़ाने का निर्णय लेना, यहाँ पे भी दोनों की पावर्स बराबर होती हैं। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो एंगल है, यहाँ पे राज्यसभा की पावर्स जो है लोकसभा के अनइक्वल है, मतलब राज्यसभा के पास कम पावर्स है कंपेरेटिव टू लोकसभा। ठीक, वो पावर्स कुछ इस तरह है। एक तो मनी बिल की पावर है, वो क्योंकि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। फिर जो राज्यसभा में मनी बिल के बदलाव करने का पावर नहीं है। फिर लोकसभा में मनी बिल पर राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पावर नहीं है। अगर लोकसभा ने मनी बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा के सुझाव लोकसभा चाहे तो माने ना माने, फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन का टाइम देते हैं उनको, वो बस खाना पूर्ति के लिए वो टाइम होता है। लेमैन लैंग्वेजेस में समझे तो, टेक्निकल टर्म्स में ऐसे आंसर राइटिंग में आप लोग नहीं लिखिएगा, ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल बिल में सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल जो है एक तरह की जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होती है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। फिर कोई भी मनी बिल है या नहीं इसका फैसला भी लोकसभा के स्पीकर का ही होता है फाइनल। और वाइस प्रेसिडेंट यानी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनका कोई इसमें रोल नहीं होता डिसाइड करने में। ठीक, फिर अगर दोनों हाउसेस की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, दोनों सदनों की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, तो भी लोकसभा के स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं, राज्यसभा के स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते हैं।
फिर जो होता है बजट पे चर्चा, सिर्फ राज्यसभा चर्चा ही कर सकती है, लेकिन ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती। जो ग्रांट्स आते हैं अलग अलग तरह के, मैंने समझाया हुआ है ग्रांट्स आपको। अगर आपने नहीं समझा है तो एक उस पुराने लेक्चर्स पे जाओ, उसमें देखो ग्रांट्स में समझाया हुआ है। ठीक है। फिर नेशनल इमरजेंसी पे को खत्म करने का प्रपोजल सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। हाँ, उसके कंटिन्यूएंस का रहता है राज्यसभा के पास पावर, लेकिन खत्म करने का प्रपोजल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ठीक है। उसका फिर स्टार्ट करने का भी प्रपोजल राज्यसभा भी दे सकती है। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अगर मान लो आपके पास स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन टाइप में, जैसे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू अब जो आता है, पहले असर्शन और रीजन टाइप का आता था ये। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट टू में ये दे दिया कि बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन करके होगा, अगर ऑप्शन पहला ऑप्शन यही होता है तो वो वही आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर जो तीसरा एंगल होता है, राज्यसभा है स्पेशल पावर्स नॉट एट ऑल शेयरिंग विद लोकसभा, मतलब ऐसे स्पेशल पावर जो राज्यसभा लोकसभा के साथ शेयर नहीं करती है। ठीक। तो इसमें जो है ये कुछ इस तरह के इन सब चीजों के एरिया वाले जो होते हैं वो, उसमें राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। कौन से एरिया में बता रहा हूँ। देखो, जैसे सबसे पहला है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में अगर शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देना हो तो राज्यसभा ही देती है। वो फिर लोकसभा बिना राज्यसभा के परमिशन के उस पर कानून नहीं बना सकती। फिर नए ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। तो इन तीन, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज को शुरू करना का प्रस्ताव जो है वो भी राज्यसभा ही पास कर सकती है अंडर आर्टिकल 312। जैसे अभी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है। तो उसको भी पास, अगर वो ऐसी अभी तो बात ही चल रही है, ना पार्लियामेंट से रिगार्डिंग ना कोई बिल आया ना कुछ आया, ऐसे पब्लिक डोमेन में ही ये बात है। तो अगर वैसा कुछ आता है तो उसको पास करने की पावर राज्यसभा के पास ही है। ठीक। फिर अगला जो पावर है, जहाँ राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया सकता है। ठीक है। अगर फिर अगला जो पावर है, इन केस अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को सिर्फ राज्यसभा उस केस में अप्रूव कर सकती है। ठीक है। और कौन कौन से इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, 356 जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी उस केस में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो राज्यसभा अप्रूव कर सकती है। ठीक है। इसीलिए राज्यसभा को कंटिन्यूइंग चैम्बर कहा गया है। इसके बाद में आप देखोगे कि अरे यार, सोच रहे हो कि अरे यार, जब राज्यसभा के पास इतनी कम पावर्स हैं तो राज्यसभा की जरूरत क्या है, जब मेन मेन पैसे की पावर तो है ही नहीं, और बहुत सारी पावर्स तो सब तो लोकसभा के पास है, तो राज्यसभा की जरूरत क्या है। तो राज्यसभा की बहुत जरूरत है। देखो, राज्यसभा जो है भारत का, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंपैरिजन में, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके कंपैरिजन में राज्यसभा अपनी काफी स्ट्रांग है। हाँ, अमेरिका के सेनेट जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग है अपनी राज्यसभा। और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में भले उसकी पावर कम है, लेकिन अन्य मामलों में उसकी पावर लोकसभा के बराबर है, और कुछ मामलों में तो उससे ज्यादा भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन का, तो ये पावर उसके पास ज्यादा है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति को हटाने का, फिर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जा, हर 5 साल में उसको डिसॉल्व होना है। ठीक है। अनटिल कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, और उस केस में राज्यसभा ही अपने अथॉरिटी के अपने हाथ में लेती है। ठीक। उसके बाद फिर जैसे, और अगली इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे राज्यसभा में 12 सीट्स आपकी नॉमिनेशन के थ्रू आती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। वो उसमें एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल को ही नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में उनके योगदान का सुनिश्चित किया जाता है। लोकसभा में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रावधान है। ठीक है। तो और किसी भी मामले में अगर एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ के किया सकता है, क्योंकि कई देश में कई ऐसे मामले हैं जिसमें एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कोई टेक्निकल है, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ लाना है, या फिर कोई लॉ ही ऐसा कुछ बनाना है जो सोसाइटी एट लार्ज को लेकर चलना पड़े जिसमें।
तो उस केस में आर्ट्स और इस सब एरिया के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, उनकी उनका योगदान उसमें आता है, तो अच्छे लॉज बनते हैं इससे। ठीक है, इसलिए राज्यसभा का होना जरूरी है। फिर एक और है कि राज्यसभा जो है फेडरल सिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन करके रखती है। जैसे स्टेट्स का इंटरेस्ट वही देखती है राज्यसभा। जैसे स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बनाना हुआ, तो लोकसभा अपनी मन मर्जी से नहीं बना सकती ना। अगर लोकसभा के पास ही ओवरऑल होल सोल पावर हो जाएगी, फिर स्टेट्स का क्या? स्टेट्स के पास तो फिर कोई पावर रहेगी नहीं ना, क्योंकि फिर सारे पार्लियामेंट सब पावर तो लोकसभा के पास चली जाएगी। फिर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, फिर वो मनमानी करती रहेगी हमेशा स्टेट्स के ऊपर। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए राज्यसभा का होना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा जो है स्टेट्स का भी इंटरेस्ट मेंटेन करके रखती है। ठीक, तो इसलिए राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो इंडियन डेमोक्रेसी का। ठीक, जो इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत और संतुलित बनाने में काफी हेल्प करती है। तो ये है राज्यसभा की उपयोगिता। ठीक, फिर अगले बार ये पोर्शन आपका कवर हो गया। फिर आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो खास राइट्स और इम्यूनिटीज और एग्जाम्पशंस हैं जो पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को, उनकी कमिटीज और उनके मेंबर्स एंजॉय करते हैं। कमिटीज क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके मेंबर्स यानी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये प्रिविलेज उनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ताकि कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें और उनके डिसीजन किसी के बगैर इन्फ्लुएंस में आए बिना इफेक्टिव डिसीजन हो। और अगर मान लो ये अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ना दिए हों, तो पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी और डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन कैसे करेगी? और अपने मेंबर्स को भी ड्यूटीज के टाइम में वो कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे बचा भी नहीं सकती है। तो इसलिए ये देखने के लिए कि भाई वो अपने किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम पार्लियामेंट ही करती है। रूल्स रेगुलेशन का काम बनाने का पार्लियामेंट ही करती है। हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, मतलब कोई और बना के जो उसके स्केलेटन बनाती है भले, लेकिन स्केलेटन का भी तो होना सही जरूरी है। अगर स्केलेटन ही नहीं सही होगा, तो अंदर की बॉडी कैसे सही रहेगी? समझ रहे हो? तो इसीलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का होना जरूरी है। और ये प्रिविलेजेस जो है उन लोगों को भी तक भी एक्सटेंड होते हैं जो पार्लियामेंट या उसकी कमिटीज में बोलने और भाग लेने के अधिकारी होते हैं। और ऐसे कौन से होते हैं, मैंने समझाया था आपको एक लेक्चर में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो पार्लियामेंट के किसी भी कमिटी में बोलने और भाग लेने के अधिकारी होते हैं। हाँ, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो भाग ले सकते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, या फिर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट पे भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती है। ठीक, आपको लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, मतलब इनसेपरेबल पार्ट है द पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी उसको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती, क्योंकि प्रेसिडेंट को अलग और प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। तो उसको इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखोगे, प्रेसिडेंट को भले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दो प्रकार हैं। एक तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस, यानी जो दोनों ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली एंजॉय करती है। और दूसरा जो है ये जो मेंबर्स इंडिविजुअली एंजॉय करते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जो दोनों हाउस के पास एक संयुक्त स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे रिपोर्ट्स और डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कराने का अधिकार होता है उनके पास। ठीक है, पार्लियामेंट अपनी रिपोर्ट्स और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करा सकती है, और अगर चाहे तो दूसरों को इसे पब्लिश कराने से रोक भी सकती है। ठीक, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद क्या हुआ कि प्रेस को यह अधिकार मिला कि वो जो जितनी भी सच्ची वाली पार्लियामेंट्री रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसको पब्लिश कर सकती है बिना किसी प्रायर परमिशन के, एक्सेप्ट सीक्रेट सिटिंग। जैसे पार्लियामेंट में कुछ सीक्रेट सिटिंग्स भी होती है जिसमें सिर्फ मेंबर्स अलाउड रहते हैं, बाहर के लोग नहीं अलाउड रहते हैं। ऐसे नॉर्मली बाहर के लोग भी जा सकते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं है, लॉबी में पार्लियामेंट में वहां जाके पार्लियामेंट की फंक्शनिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना होता है। लेकिन जब सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें उनको नहीं अलाउड रहता है। तो उसी में अगर सीक्रेट सेटिंग्स चल रही है कोई, तो उस केस में जो है प्रेस है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकती, सीक्रेट सेटिंग्स का जो भी चल रहा है। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ही ये हुआ कि प्रेस को अधिकार मिल गया कि वो जितनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसकी रियल रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकती है बिना प्रायर परमिशन के। उससे पहले परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है ना?
तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद फिर जो अगला जो है कलेक्टिव प्रिविलेज, स्ट्रेंजर्स को एक्सपेल करने का और सीक्रेट मीटिंग्स रखने का अधिकार है। ठीक, ये तो मैंने अभी बताया ही आपको। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि अपने रूल्स बनाने और अपनी बिजनेस कंडक्ट करने का उनको पूरा अधिकार है। पार्लियामेंट अपने काम का तरीका खुद ही डिसाइड कर सकता है और अपनी इंटरनल मैटर्स को स्वतंत्र रूप से समाधान भी दे सकता है, कर सकता है उसका। फिर अगला जो है उनके पास पावर, वो है पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म, अगर कोई चीज पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म करे तो उसके अगेंस्ट उसको सजा दी जा सकती है, जैसे रेप्रिमेंट का, एडमोनिशन का, इम्प्रिजनमेंट का, सस्पेंशन का या एक्सपल्शन का। ठीक है, अगर अभी जैसे कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले ही पार्लियामेंट में एक अटैक हुआ था। ये तो 2001 में हुआ था, वो तो अलग, लेकिन अभी कुछ शरारती तत्वों ने या फिर या जो भी कहो उनको स्टेटमेंट वर्ड कहो, वो उन्होंने आकर के कुछ गलत काम किया था पार्लियामेंट, जो कि नहीं करना चाहिए, काफी गलत चीज है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेसी का मंदिर है। वहां पे ये सब चीजें, वह जहाँ पे वहां पे चर्चा करो, आप अलग अलग तरीके हैं आपके विरोध जताने के, लेकिन ये सब तरीका अब अंग्रेजों के जमाने में होता था, अब नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें गलत थी। तो वो भी एक तरह से पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म किया था, वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में ही आता था। तो वहां पे उसके रिगार्डिंग कई सारे अभी पुलिस केस वगैरह सब हुए थे, हो रहे हैं अभी भी। ठीक। उसके बाद में जो अगला कलेक्टिव प्रिविलेज है, वो है कि किसी एमपी को अरेस्ट किया जाना है तो पार्लियामेंट को तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। अगर जैसे किसी एमपी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो पार्लियामेंट को तुरंत सूचना देना पड़ेगा। इसीलिए एमपीज को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, जल्दी एमपीज अरेस्ट नहीं होते। ठीक है, अगर फिर उसके बाद जो प्रिविलेज मिलता है कलेक्टिव प्रिविलेज, कि पार्लियामेंट किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी में फॉर्म करेंगे और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको जरूरी लगेगा वो देश के किसी भी कोने से किसी भी एजेंसी से मंगवा सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये पावर है। और कोई भी कोर्ट जो है और फिर अगला जो प्रिविलेज है कि कोई भी कोर्ट जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हाईएस्ट है, कोई भी कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी। ठीक। उसके बाद में अगला जो कलेक्टिव प्रिविलेज है कि किसी भी एमपी या आउटसाइडर को बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के अरेस्ट नहीं किया सकता। अगर कोई लीगल नोटिस या सिविल या क्रिमिनल, कोई लीगल नोटिस भी है, अगर सिविल है या क्रिमिनल है, तो वो भी सर्व नहीं किया सकता है। उसके लिए अगर जैसे मान लो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और कोई एमपी है वहां पे, ठीक, या फिर कोई आउटसाइडर भी है, तो वहां पे अगर उसको सिविल है या कोई क्रिमिनल केस है उसके ऊपर, तो पुलिस को अगर उसको नोटिस देना है या फिर अरेस्ट भी करना है, आउटसाइडर के लिए भी है, अगर पार्लियामेंट इन सेशन है तो। ठीक है, उस केस में अगर उसको नोटिस भी देना है या अरेस्ट भी करना, उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति लेना, मतलब परमिशन लेना काफी जरूरी हो जाता है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस समय, चाहे स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो या पैनल ऑफ स्पीकर्स हो, ठीक है, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी हो जाता है, जो भी उस समय हाउस प्रिसाइड कर रहा है। तो ये तो हो गए कलेक्टिव प्रिविलेजेस। फिर आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज। अच्छा, ये सारी कलेक्टिव प्रिविलेजेस आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी लिखी हुई। ठीक है, लक्ष्मीकांत से आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और जो ना समझ में आए आप जानते ही हो क्या करना है। या तो कमेंट करना है इस सेक्शन में, अगर नहीं कमेंट करना है तो आपको वो लग रहा है कि नहीं नहीं कमेंट करने में मुझे शर्म आ रही है, तो आप व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम तो आप सभी चलाते ही होगे। उसके बाद में फिर जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो है वो जो सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार हुए, मतलब अपने पर्सनल अधिकार। ठीक, इसमें क्या होता है कि हर एमपी के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे अरेस्ट से सुरक्षा। पार्लियामेंट सेशन के दौरान और सेशन के 40 दिन पहले और बाद तक किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं किया सकता। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ सिविल केसेस में लागू होता है, क्रिमिनल केस और प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं। जैसे मान लो कुछ एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, या फिर जैसे, क्योंकि अभी आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में नहीं, कई सालों से होता चला रहा है कि कई क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में आ जाते हैं इलेक्ट होकर के। ठीक है, तो जो कि गलत भी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मान लो उनको, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, सीवियर क्रिमिनल केस है, ठीक, तो उस केस में और सरकार को उनको अरेस्ट करना है, तो उस केस में ये चीज लागू नहीं होती कि उन्हें 40 दिन पहले और बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सिविल केस है, सिविल केस जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला हुआ, ठीक है, फिर कोई शादी का मामला हुआ, और बहुत सारे सिविल केसेस हैं, तरीके होते हैं, ऐसा है,
तो उस सिविल केसेस में उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि सिविल केस जो है उतना मतलब कठोर नहीं होता, उतना दिक्कत वाला चीज नहीं होता सिविल केस में, तो इसीलिए उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है, वो भी सीवियर क्रिमिनल केस है, जैसे मर्डर का, ठीक है, फिर हाथ पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, रेप का, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कई सारे एमपीज पे भी हैं, जो कि ये दुखद भी है ये चीजें, लेकिन ठीक है। उसके बाद फिर ये अरेस्ट सुरक्षा इनकी पहली इंडिविजुअल प्रिविलेज है। फिर दूसरी प्रिविलेज है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, यानी भाषण की स्वतंत्रता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बाहर आप बोलोगे तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उठा लिया जाएगा कि आपने गलत किया है, ये सब नहीं चीजें बोलनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। जो कि ये अच्छी चीज भी है कि कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर तो लोग एक दूसरे को गाली देते चले जाएंगे, और ये फिर तो काहे की सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी हम डेवलप बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप किसी को गाली भी दो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप आराम, आप नहीं मतलब एमपीज कुछ भी कह सकते हैं, और उनके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे कई सारे एमपीज कुछ भी बोल देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर काफी सलीके से रहते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें नहीं बोलते, उन्हें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं होने का। और ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि पार्लियामेंट फ्री डेमोक्रेसी का मंदिर भी है। तो वहां पे अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाएंगे, तो फिर लोग अपने मन की बात कैसे बोलेंगे? वहां बोलना जरूरी भी है, क्योंकि कई चीजें फ्री स्पीच के नाम पे कर्व कर दी जाती हैं, जो कि गलत भी है, और कई चीजें जरूरी भी होती हैं, और कई चीजें बकवास भी बोली जाती हैं। तो ठीक है, जहाँ पे कुछ अच्छा होता है वहां पे कुछ खराब भी होता है, लेके चलना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक। उसके बाद में जो अगला उनके पास प्रिविलेज होता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज, की ज्यूरी सर्विस से उन्हें छूट होती है। जैसे पार्लियामेंट सेशन के दौरान एमपीज किसी भी केस में गवाह बनने या कोर्ट में अपियर होने से मना कर सकते हैं। जैसे मान लो उन्हें किसी कोर्ट में उनको गवाह बनाया गया है, और उसमें पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो मना कर सकते हैं कोर्ट को कि नहीं, हम अभी नहीं आ सकते, हम पार्लियामेंट सेशन में, तो कोर्ट को टाइम देना पड़ेगा उसके लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आप उसके लिए कोर्ट उनको अरेस्ट या फिर कुछ लुकआउट नोटिस ऐसा कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये तो प्रिविलेजेस देखा है आपने एमपीज के। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन ये मेजर प्रिविलेजेस हैं जो आपको यूपीएससी के तौर पे, यूपीएससी के एग्जाम के लिए जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इतने पावर्स और इतने प्रिविलेज तो मिल गए, लेकिन इनका अगर ब्रीच होगा, कोई करेगा ब्रीच, तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है? ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सुना होगा आपने, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी होता है, तो उसका क्या हिसाब किताब है, तो अब देखेंगे वो चीज। अच्छा, एक और चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा बियर करना, ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए, पार्लियामेंट काफी दिन से खिंचता चला जा रहा है। इससे ज्यादा खींचूंगा तो आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो मैं चाह रहा हूँ इधर आज ही खत्म कर देता हूँ इसको। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रिविलेज क्या होता है पार्लियामेंट के इंडिविजुअल्स का? देखो, तो पार्लियामेंट के जो सोर्स ऑफ प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जो सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में सिर्फ दो प्रिविलेजेस डायरेक्टली मेंशन थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पब्लिश करने का अधिकार। ये दो चीज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाकी प्रिविलेजेस के लिए कहा गया था कि जब तक पार्लियामेंट डिफाइन नहीं करती है, तब तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रिविलेजेस, यानी 26 जनवरी 1950 तक के लागू रहेंगे। ठीक। फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसमें थोड़ा वर्बल चेंज किया गया, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का डायरेक्ट रेफरेंस हटा दिया गया, लेकिन प्रिविलेजेस सेम ही रखे गए। ठीक। उसके फिर आज तक पार्लियामेंट में कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जो प्रिविलेज को एग्जॉस्टिवली डिफाइन करे। ये चीज आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है एग्जॉस्टिवली डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी। बस दो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है आर्टिकल 105 में। ठीक। उसके बाद में बाकी चीजें नहीं है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो 5 फोर्सेस पे बेसिकली बेस्ड है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी आर्टिकल 105 के अंतर्गत। दूसरा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए अलग अलग लॉज, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट लॉज बनाती रहती है, जो प्रिविलेजेस मैंने बताया वो सब सारे लॉज हैं। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आती है दूसरा, के तीसरे नंबर पे जो आता है वो दोनों हाउसेस के रूल्स, जो उनके वर्किंग रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनके। ठीक है। फिर कन्वेंशन, जो पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं उनके उनसे भी निकल करके आता है। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी अगर कोर्ट का कोई फैसला है इसके रिगार्डिंग, तो उससे भी निकल करके आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अच्छा, और एक और चीज आपको याद रखना होगा, कोर्ट, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं उनके मेंबरशिप के साथ कोटर्मिनस होती है, यानी जब तक मेंबरशिप रहेगी तब तक ये प्रिविलेजेस रहेंगे। जिस दिन आप एमपी से हटे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक बने,
तो उस दिन से आपका प्रिविलेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक आप सामान्य सांसद हैं, जब तक आप माननीय विधायक हैं, तब तक आपके प्रिविलेजेस हैं। जिस दिन आपके वो खत्म, उस दिन आपके प्रिविलेजेस भी खत्म। जितनी पावर्स आपको पार्लियामेंट ने दी है वो सब सब खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस हो गया, और कोटर्मिनस जो है वो बता दी मैंने। ठीक है। और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अकर कब होती है, तो ये बता रहा हूं मैं। देखो, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या कंटेंट ऑफ हाउस कब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी किसी एमपी या पूरे हाउस के प्रिविलेजेस या राइट या इम्यूनिटीज का उल्टा सीधा ध्यान नहीं रखता या उन पर हमला करता है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। ठीक है। ये हाउस द्वारा पनिशेबल होता है। यानी जितना भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रहेगा वो हाउस पनिश करेगा आपको। और अगर कोई एक्शन या इनएक्शन किसी काम को ना करना, मतलब कोई काम अगर है वो नहीं किया है, तो पार्लियामेंट उसके मेंबर्स या ऑफिसर्स के काम में रुकावट डालती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाउस की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को नुकसान पहुंचा अगर कोई काम, सॉरी, अगर कोई ऑफिसर कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो पार्लियामेंट की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहा जाता है। ठीक। क्या ब्रीच ऑफ, एक और इसके बाद फिर एक सवाल आता है मन में कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक ही चीज है। तो नहीं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है दोनों एक जैसे लग सकते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट के किसी खास अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी हो सकता है वो अधिकार। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है हाउस की डिग्निटी और अथॉरिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है। वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज चाहे हो चाहे या ना हो। ठीक। कंटेम्प्ट का जो होता है, कंटेम्प्ट का स्कोप वो बड़ा होता है। ऐसे समझो कि अगर कोई सर्किल है, तो अभी रुको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ ये। वेन डायग्राम के थ्रू समझो कि जैसे ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का सर्किल है अगर। ठीक है। तो इसके अंदर आएगा प्रिविलेजेस, ये हो गया प्रिविलेज इसके अंदर। ठीक है, ये प्रिविलेज हो गया। और इसके बाहर है कंटेंट ऑफ हाउस, मतलब कंटेंट ऑफ हाउस का स्कोप ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिव टू प्रिविलेजेस। ठीक। तो जैसे अगर किसी ने हाउस के किसी सही ऑर्डर को भी इग्नोर किया है, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भले नहीं हो लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है। ठीक। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यही ये स्लाइड बताता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन इंडियन पार्लियामेंट रेफर्स टू वायलेशन ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट और इट्स मेंबर्स। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैन इंक्लूड इम्पेंडिंग वर्क ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कामकाज को रोकना, फिर किसी मेंबर को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करवाना जबरदस्ती, जब पार्लियामेंट के विदाउट ऑथराइजेशन हो, तो ये सब चीजें पार्लियामेंट के ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में आएंगी। ठीक है। उसके बाद में फिर मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चैलेंजेस क्या क्या हैं पर्टेनिंग टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सबसे बड़ा है चैलेंजेस की, इस चैलेंज की स्कोप ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कितना अधिकार और कितनी सीमा होनी चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि प्रिविलेज की एक सीमा की व्याख्या कैसे की जाए, मतलब एक लिमिट तक, वो लिमिट क्या हो कि जितनी तक इनको प्रिविलेज मिले। ठीक है। ये प्रिविलेजेस लॉ मेकर की स्वतंत्रता के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर लिमिट डिफाइंड ना हो तो ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का जरिया बन जाते हैं इसको। फिर अगला जो चैलेंज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से टक्कर, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से। जैसे संविधान सबके लिए बराबर कानून के सिद्धांत का मानता है, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। लेकिन एमपीज के प्रिविलेजेस जैसे अरेस्ट से इम्यूनिटी को कई बार स्पेशल स्टेटस माना जाता है जो आम नागरिकों को नहीं मिलता। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ वाले प्रिंसिपल के साथ टक्कर कर सकता है, मतलब होता भी है एक तरह से। फिर इन मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रिविलेज एमपीज के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसका मिसयूज भी कई बार देखा गया। जैसे कुछ एमपीज बिना किसी सबूत के झूठे इल्जाम लगाते चले जाते हैं, भड़काने वाले या अपमानजनक बयान दे दिए। जैसे एक एमपी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक भगवान के लिए बोल दिया था कुछ, बाद में वो फिर एक पार्टी में भी चले गए जो उसी भगवान के लिए के नाम पे है। ठीक है। उसके बाद में एक फिर अगला जो है इनका ट्रांसपेरेंसी की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। प्रिविलेजेस कैसे क्लेम किया सकता है और उसका एनफोर्समेंट कैसे होता है, ये प्रोसेस ओपेक है। जनता और मीडिया के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि भाई इसका एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है। ठीक।
और इसको क्लेम कैसे किया जा रहा है ये, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और किसी एमपी ने अपने प्रिविलेज का सही उपयोग किया है या गलत किया है ये जनता को पता रहना चाहिए, जो चीज नहीं पता चल पाती है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर इनएडिक्वेट ओवरसाइट यानी निगरानी का अभाव। भारत में जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एनफोर्स करने और उसको रेगुलेट करने के लिए कोई स्ट्रांग मैकेनिज्म है नहीं। और अगर किसी एमपी ने प्रिविलेज का दुरुपयोग किया तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर एमपी जो है रूलिंग पार्टी का आदमी हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीकर भी उसके लिए फिर देगा नहीं ऐसे जल्दी। दे देते हैं, नॉर्मली स्पीकर तो अनबायस्ड होते हैं, लेकिन बहुत केसेस में, पुराने केसेस में देखा गया है कि जल्दी नहीं देते हैं। फिर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर विश्वास भी कम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड हैं, और ये नॉर्मली आपका मेन से पूछेगा, प्रीलिम्स का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसका फिर जैसे वेंडलिज्म के लिए भी पार्लियामेंट, एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्देश आया था इतना सब देख करके कि अगर कोई एमपी या एमएलए अगर वेंडलिज्म यानी तोड़फोड़ जैसे आपराधिक काम करते हैं तो वो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सहारा नहीं ले सकते। फ्री स्पीच का जो अधिकार है वो क्रिमिनल एक्ट को शील्ड करने के लिए नहीं दिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो है तीन लॉज भी हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो पहला जजमेंट यही था कि नो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी फॉर वेंडलिज्म। ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट था, एक के आनंदन नाम्बियार केस 1951 का, जिसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपीज भी एक आम नागरिक की तरह कानून के समक्ष जवाबदेह हैं। अगर किसी एमपी ने कोई क्राइम किया है तो वो अरेस्ट, डिटेंशन या क्वेश्चनिंग से बच नहीं सकता, चाहे पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। तो इसीलिए क्रिमिनल केस में उनको ये सहूलियत नहीं दी गई है। हाँ, सिविल केस में उनको सहूलियत है कि वो 40 दिन, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले और 40 दिन सेशन शुरू होने के बाद, वो पुलिस उनको नहीं अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, सबसे रिसेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स का। इसमें क्या है, इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून सबके लिए बराबर है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज का ये मतलब नहीं है कि एमपी जनरल लॉ से एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर कोई एमपी ने क्रिमिनल एक्ट किया है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो एक आम नागरिक पे लागू हो रहा है। और प्रिविलेजेस का मतलब अकाउंटेबिलिटी से बचना नहीं है। हालांकि ये काफी अच्छा निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अ, मेरे हिसाब से उन पे ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी निर्धारित करते हैं। अगर वही ऐसी गलती करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या सीख लेगी उनसे। ठीक है। तो अगर जो कानून बना रहा है वो अगर गलती करता है तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, कंपेरेटिव टू एक ऐसी जनता से जिसके पास वो कानून समझने की बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की लिटरेसी रेट आपको पता है, लिटरेसी मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना ही होता है। ये भी एजुकेशन रेट नहीं है, अपने यहाँ लिटरेसी रेट है। कि लिख अपना साइन भी अगर कर लिया वो अपने नाम से, अगर कुछ एक ABCD भी लिख दिया तो, या फिर भी लिख दिया तो भी वो लिटरेट माना जाएगा। फिर वो भी बहुत कम है, उतनी भी बहुत कम है। तो अगर ऐसे लोग कोई क्राइम करते हैं कंपेरेटिव टू ऐसे लोग जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, तो सजा किसको ज्यादा मिलनी चाहिए आप खुद भी समझ सकते हो। इस पे मैं क्या ही बोलूं। इसके साथ जो है ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका जो है पार्लियामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो चलेंगे, धीरे धीरे बताता रहूंगा, पर इम्पोर्टेंट जितने भी हैं आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा आपसे कुछ पूछने के चांसेस कम ही है। पूछ तो सकता है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है भाई, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आप पार्लियामेंट बुक चैप्टर उठाओ लक्ष्मीकांत की बुक से, और पार्लियामेंट आप खत्म कर सकते हो निश्चिंत होकर के। कुछ ना समझ में आए तो बता ही दिया है मैंने कहाँ मैं मिलूंगा, या तो ये व्हाट्सएप पे मिलूंगा, या फिर आप कमेंट डाल दोगे तो कमेंट पे भी आपको रिप्लाई आ जाएगा फटाक से। और अगर रिप्लाई नहीं आता है, जैसे आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है, तो फिर इंस्टाग्राम पे आप कर दो या व्हाट्सएप कर दो, ये आपके प्रिवेसी वाली चीजें भी हो जाएंगी। तो आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं, सिर्फ आपको लगता है कि नहीं मेरा डाउट बहुत जेन वो है, बेकार है, वो लोग हंसेंगे, ऐसा लगेंगे। वैसे तो ऐसा लगना नहीं चाहिए, गलत बात है। डाउट्स आपको किसी भी तरह की हो पूछते रहो, तभी आप ग्रो करोगे। अगर फिर भी अगर लगता है तो फिर आपके डाउट्स रेजोल्यूशन होना जरूरी है। इसलिए आप इस पे कमेंट कर दो, ये कमेंट सॉरी ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या इस इंस्टाग्राम पे आकर के आप पूछ लो DM में। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं पार्लियामेंट की।
जय हिंद।